के पुष्प में जूम प्रांगण के मंच पर उपस्थित सभी स्नेहीजनों को स्वागत एवं वंदन। गरिमामय वंदनीय मंचासीन विशेष अतिथि, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं आज की व्याख्याता, प्रदेश अध्यक्ष जी, सचिव तथा महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष एवं सारे श्रोतागण को मैं सरोज गट्टानी, समिति संयोजिका, हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। हमारे विनती को कर स्वीकार आपने हाँ भर दी, हमारे विनती को कर स्वीकार आपने हाँ भर दी। हमारे खुशियों की तो मानो आपने झोली ही भर दी, हमारे खुशियों की तो मानो आपने झोली ही भर दी। अब मैं भाई हार्दिक जी को विनती करती हूँ कि वे आए और दीप प्रज्वलन करके महेश पूजन करें, साथ ही कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। दीप की अपनी अलग ही पहचान, दीप की अपनी अलग ही पहचान, खुद अंधेरे में रहकर हम सभी को देता है रोशनी का वरदान। तमसोमा ज्योतिर्गमय, भगवान महेश की जय। तो आज वो कार्यक्रम बुलाया, हमारी तबीयत ठीक होनी है तो तुम्ही मग आज 2 मिनिट वाजता किंवा बाकी जी बुलाया आपण 2 मिनिट वाजता आ जावा। तो सगळ्यांना प्रणाम और सगळ्यांना बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद हार्दिक जी। नहीं है, मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी कि शक्ति का सागर बन जाओ, शक्ति का सागर बन जाओ, नए युग की क्रांति की मिसाल बन जाओ, काम ऐसा कर दिखाओ कि बदलते हुए समाज की ढाल बन जाओ। इसी विचारधारा से परिपूर्ण आप हो, आपको नमन है, वंदन है। आपने आपके मनोभाव व्यक्त कर दिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर हमारा बुलाना और आपका आना हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं प्रिया जी को विनती करती हूँ वे आए और स्वागत गीत अपना प्रस्तुत करें। अरे आवाज
बहुत ही सुंदर और मीठी वाणी से सजाया है इस गीत को आपने। प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर। आपका भी आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया और उसमें मुझे सुनहरा मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, बहुत सुंदर। अब करेंगे सम्मान, बढ़ाते हैं अतिथियों का मान। समय की तेज गति और उन्नति की है इनमें दौड़। समय की तेज गति और उन्नति की है इनमें दौड़। भावनाओं से भरपूर प्रबल इच्छा है इनकी, समाज सेवा की है इनमें होड़। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई श्री भंसाली जी भाई साहब जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अतिथि को शाब्दिक स्वागत करें एवं शुभकामना प्रेषित करें। आइए भाई साहब जी। जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय भाई अजय जी काबरा, जो महासभा के संगठन मंत्री है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित महासभा के कार्य समिति सदस्य सतीश जी चरखा, भाई मदन लाल जमीनियार, जो प्रदेश के मंत्री है, पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन जी गांधी, हमारे सूचना प्रसार मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी बजाज और जनसंपर्क मंत्री आदरणीय रामविलास जी बुब, जो हमारे मार्गदर्शक भी है। उसी के साथ आज का कार्यक्रम संस्कार संवर्धन समिति की ओर से जो हो रहा है, उसकी प्रमुखा बहन कल्पना जी मालू, भाई पवन जी जंवर, बहन मंगला जी बिरला, सरोज जी गट्टानी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हार्दिक जी सारड़ा, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख वक्ता सुनीता भाभी चरखा। हमारे को भी आज बहुत अच्छा योग है कि सुनीता भाभी को सुनने का योग आ रहा है, और साथ में हमारे भाई साहब सतीश जी भी सुनने में बहुत अच्छा है। कल्पना जी भुतड़ा, अनुसया जी मालू, सुनीता जी पल्लोड, सूर्यमाला जी मालानी, पुरुषोत्तम जी दूध, गोविंद जी मुंदड़ा, ओम प्रकाश जी सड़ा तथा सभागृह में, इस जूम सभागृह में उपस्थित सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। लेकिन इसी के साथ सभी बहनों को तथा भाइयों को एक विनंती करता हूं कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में मैं सबको ये विनंती करूंगा कि किसकी शादी रहो या किसी के घर में कुछ दुख का प्रसंग हो, अपन अपने घर से ही, शादी रही तो आशीर्वाद दो, दुख का प्रसंग रहा तो श्रद्धांजलि दो। अभी किसको मिलने का मोह 1-2 महीने तो भी टालो, यही एक विनंती करता हूं आपको। क्यों तो हर गांव में जहां भी फोन कर रहा हूँ गए 8 दिन में, तो हमारे गांव में 100 है, 50 है, 150 है, एक गांव में तो बोले हमारे गांव में 550 लोग है। तो इतना प्रकोप रहने के बाद अपन अपने घर से सब करना, ये आपको सबको नम्र निवेदन करता हूँ। और ये कार्यक्रम वक्ता और सुनने वाले, इनके बीच में ज्यादा देर नहीं रहते हुए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कल्पना जी का कि उनके कल्पना से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। उसी के साथ आज का जो भक्ति गीत गाया वो प्रिया जी कासर, जो पालदी से, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महेश। धन्यवाद भाई साहब। बढ़ते हैं अब कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर। हमारे समिति की संयोजिका आदरणीय कल्पना दीदी मालू को मैं विनती करती हूँ कि वे अपनी वाणी से कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। आइए दीदी, स्वागत है आपका भी। सादर जय श्री कृष्ण। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अंतर्गत संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति आयोजित व्याख्यान माला का आज तृतीय पुष्प जूम प्रांगण में विराजमान सम्माननीय श्रोताओं के सन्मुख प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के संगठन मंत्री आदरणीय श्रीमान जी अजय जी काबरा, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन अध्यक्ष माननीय भाई श्री हार्दिक जी सारड़ा, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन जी बंसाली, सचिव आदरणीय श्री मदनलाल जी मणियार, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन अध्यक्षा आदरणीय सौ अनुसया जी मालू, सचिव आदरणीय सौ सुनीता जी पलोड,
महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन सचिव आदरणीय डॉक्टर श्री गोविंद जी मंत्री एवं आज के कार्यक्रम की प्रबुद्ध वक्ता आदरणीय सौ सुनीता जी चरखा, सम्माननीय ज्येष्ठ पदाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, सचिव, समिति संयोजक, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं सुजान श्रोताओं को मैं संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति संयोजिका कल्पना मालू शब्द सुमनों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रथम पुष्प था सांस्कृतिक धरोहर का आगे बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका, वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनुराधा जी जाजू, एवं द्वितीय पुष्प था आओ जाने कैसे उतारे श्रीमद् भगवद गीता हमारे दैनंदिन जीवन में, वक्ता आदरणीय श्रीमती सुवर्णाजी मालपाणी। इन व्याख्यानों के द्वारा पारिवारिक एवं आध्यात्मिक चिंतन मनन हुआ। आप सभी श्रोताओं ने खूब सराहा, इस कारण हमारा उत्साह द्विगुणित हुआ। आज का तृतीय पुष्प सवाल हमारे अस्तित्व का, जिसे अभ्यास पूर्वक प्रस्तुत करेगी आदरणीय सौ सुनीता जी चरखा। यह विषय अत्यंत संवेदनशील एवं शोचनीय है। हम भगवान महेश के वंशज माहेश्वरी। देखिए, वर्तमान में माहेश्वरी समाज देश ही नहीं बल्कि विश्व की जाति में सर्वश्रेष्ठ समाज के रूप में अग्रगण्य है, सांस्कृतिक रूप में अग्रगण्य है ही, आर्थिक रूप में संपूर्ण विश्व में दूसरे स्थान पर है। शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों के कारण हमारा समाज आदर्श है। माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती का वरदान है। विश्व के हर सकारात्मक ऊर्जा स्रोत में हम माहेश्वरियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इतना सब होते हुए भी एक अत्यंत चिंतनीय बात है, भारत 125 करोड़ से ऊपर आबादी वाले देश में हम सिर्फ 12 लाख से 7-8 लाख पर आ गए हैं। देश की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी घट रही है। मुझे लगता है अभी से ही हमें सावधान होना होगा। अभी भी समय है, विचार करें, अपने समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए गंभीर चिंतन करें, अन्यथा आने वाले 100 साल में हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें समाज की घटती लोक संख्या का प्रचार प्रसार, जीन्स की परंपरा, संस्कार संस्कृति की श्रेष्ठता का महत्व, जाति की श्रेष्ठता नई पीढ़ी के सामने रखनी होगी। युवा पीढ़ी को समाज की ओर आकर्षित करना होगा। ऐसे अनेक पहलुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी हमारी आज की वक्ता आदरणीय सौ सुनीता जी चरखा। आओ हम सब मिलकर साथ चले, समाज का चिंतन एवं मनन करें, युवा पीढ़ी का आह्वान करें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिंदगी भी जरूरी है मंजिल के लिए, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कल्पना दीदी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने प्रस्तावना करी है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विशेष अतिथि, क्या कहूँ उनके लिए। साधा जीवन उच्च विचार, साधा जीवन उच्च विचार उन्नति के 2 है आधार। संस्कृति सभ्यता को निभाते हुए समाज को देते हो आप एक सुंदर सा नया आकार। बुलंदियों पे ठहर कर किया आपने सपनों को साकार। ऐसे कुशल नेतृत्व एवं सेवा कार्य के धनी भाई श्री अजय जी काबरा, माहेश्वरी महासभा के संगठन मंत्री, आपको मैं अनुरोध करती हूँ कि वे आप आए और हम सभी को अनुग्रहित करें। स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद बहन सरोज। आज की सभागार में हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष बंसाली जी, बहन अनुप्रिया जी, भाई हार्दिक साड़ा जी और महासभा में कार्य समिति के रूप में हमारे साथी भाई सतीश जी, भाई मधुसूदन जी, मदन जी और रामविलास जी, और इस प्रोग्राम को कल्पना दिया कल्पना बहन, और आज इस सभागार में सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर नमन और होली का राम राम। आज जो सोच महासभा ने सोच रखी थी, वो सोच वाकई बहनों के माध्यम से इस कार्यक्रम के
अंतर्गत आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपने लिया है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश को और महिला संगठन को और युवा संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि ये सार्थक जो आज सार्वजनिक वार्ता है वो ही हमारे समाज को आगे दिशा दिखाई कि वाकई ये चिंतनीय विषय है। और सभापति जी और महासभा के मंचों से इस बात को उठाया जाता है, लेकिन हम सबके बीच में वो बात करने से कोई फायदा नहीं। आप लोगों ने जिस महिला संगठन को जरूरत है, जिन युवा संगठन को जरूरत है कि उनके माध्यम से हम ये विषय उठा सकते हैं, उस विषय को आपने चुना। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ इस मौके पे, इस व्याख्यानमाला पे आपने मुझे आमंत्रित किया। उसके लिए मैं पूरी प्रदेश सभा को और महिला संगठन और युवा संगठन को हृदय से आभारी हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो आज आपने एक ज्योत जलाई है, आज आपने एक दिया लगाया है, ये नीचे तक दिया जलना चाहिए, ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जब कोई चीज जाएगी तब वो इम्प्लीमेंट में आएगी। हम बातें और व्याख्यान और भाषण, इन तीनों का अंतर आज की सभा के अंदर केवल मेरा यही मानना है, संगठन में वो शक्ति है, संगठन हमारी वो जान है कि जो हमारे कार्यक्रम ऊपर के लेवल के वो हम नीचे तक दे सकते हैं, वो केवल संगठन के माध्यम से। हम अकेले बात कर सकते हैं, पर किसी को बात सुनाने के लिए संगठन के साथ रहना जरूरी है। तो हम संगठित रहेंगे, इस कोरोना काल का भी हम संगठित होकर विरोध कर सकते हैं, जो कि एक महा बीमारी है। उसका किस तरह से जिन भाइयों को जरूरत है हमारा संगठन करके दिखाया है। और मेरा निवेदन है, इस सभागार में जितने भी भाई बहन युवा साथी सुन रहे हैं, आज की जो व्याख्यान माला, ये बहुत ही उचित सब्जेक्ट आपने चुना है और इसको नीचे तक हमको भेजना है और कम शब्दों में ज्यादा बात हमारी युवा पीढ़ी और बहनों को बताना है कि अगर हम आज नहीं जागे तो हमारा आगे हाल जो एक समाज का हुआ है, जो कि बहुत ही आगे तक गया है, लेकिन आज वो दुर्लभ हो गया है, वो आप सब जानते हैं। हमारा समाज भी उसी कड़ी में है, लेकिन आप सबों ने इस सब्जेक्ट को लिया है, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बहन सुनीता जी चरखा इस विषय पे बहुत ही अच्छा हमारा मार्गदर्शन करेंगी। और पुनः महाराष्ट्र प्रदेश सभा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कोरोना काल में जूम के माध्यम से कम संगठन को जीवित रखे हुए हैं। इसलिए पुनः मैं आप सबको धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और बस आप याद करते रहे, हमेशा हम आपका सेवक हाजिर रहेगा। जय महेश। धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आपके मनोभाव व्यक्त किए हैं। आपका तो यही कहना है कि हो सभी की प्रेरणा, हो सभी की प्रेरणा, हो सभी में सामाजिक चेतना, सार गर्भित और सार्थक सोच की लगन बढ़ाओ, यही है आपका कहना, यही है आपका कहना। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विशेष अतिथि आज की व्याख्याता, इनका परिचय देने के लिए, जो इनकी वाणी सुनाती है अपने शब्दों से समाज की कहानी। इनकी वाणी सुनाती है अपने शब्दों से समाज की कहानी, देते हैं कुछ सुझाव के आयाम, ऐसे जो काम आए रोकने समाज की हानि, जो रोकने समाज की हानि। कुशल नेतृत्व एवं अच्छे गुणों से परिपूर्णता की धनी आदरणीय सुनीता दीदी चरखा आज की व्याख्याता। इनके परिचय को परिचित करवाने के लिए आ रही है हमारी मंगला दीदी बिरला। मैं अनुरोध करती हूँ कि मंगला दीदी आप आए और सुनीता दीदी को परिचित करवाए। स्नेही सजन, स्नेही स्वजन, सस्नेह जैसे कृष्ण। आज व्याख्यानमाला के तृतीय पुष्प की प्रमुख वक्ता, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से एमए विद गोल्ड मेडल पुरस्कृत सुनीता जी चरखा। आपका परिचय मैं संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वस्थ मन हो जब तन स्वस्थ हो, स्वस्थ मन हो जब तन स्वस्थ हो, इस कहावत के अनुसार आप अपने शैक्षणिक वर्षों में 3 सालों तक इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर तथा स्टेट लेवल के एथलीट रही है। यही आपके स्वस्थ मन और खुली मुस्कान का राज है। आप जलगांव जिले की पूर्वाध्यक्षा एवं खानदेश उपाध्यक्षा
के नाते समाज में लोकप्रिय हो। 1992 से ही सोशल वर्क में समर्पित सुनीता जी शिक्षा का महत्व जानते हुए कई स्कूलों में आर्थिक मदद तथा बच्चों के भविष्य के लिए हर स्वरूप से सहयोग देने में अग्रसर हो। आपने वसनवाड़ी टाड़क में एक स्कूल का निर्माण भी किया है। आंखों के ऑपरेशन द्वारा लगभग 500 व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाने के कार्य में भी आप कार्यशील रही हो। पर्यावरण तथा महिला सशक्तिकरण में अग्रसर सुनीता जी ने कई जरूरतमंद बहनों के उपजीविका के लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की है। साहित्य, नाट्य लेखन, डायरेक्शन, कार्यक्रमों का सूत्र संचालन आदि चीजें करने में आप विशेष रुचि रखती है। अभिनय क्षेत्र में गोल्ड मेडल से पुरस्कृत सुनीता जी की लिखित नाट्य कृतियों को अखिल भारतीय संगठन द्वारा 3 बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गत 25 वर्षों से लायंस क्लब की मेंबरशिप के दौरान आपने रीजन चेयरपर्सन, कैबिनेट सेक्रेटरी, जोन चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले हैं और हर पदोन्नति की गरिमा संभालते हुए गौरवान्वित भी हुई है। इन गौरवों के साथ साथ आप नारी रत्न पुरस्कार, सेवा रत्न पुरस्कार, तेजस्विनी पुरस्कार जैसे उच्चतम सम्मानों से सम्मानित की गई हो। हम भाग्यशाली है कि ऐसी बहुआयामी बहुगुणी वक्ता आज हमें प्राप्त हुई है। आइए सुनीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद मंगला दीदी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने परिचय दिया है सुनीता दीदी का। सही है, शिक्षा एवं स्वतंत्रता के नाम पर, शिक्षा एवं स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर है गर्व भारत को, गर्व समाज का अस्तित्व ही लुप्त हो जाएगा। तो इस पर अपना मार्गदर्शन देने हेतु आज हमारे बीच पधारी हुई है सुनीता दीदी। आप आए और कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीदी आपका स्वागत है बहुत बहुत। आइए दीदी। वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन के अध्यक्ष श्रीमान हार्दिक जी सारडा, मुख्य अतिथि श्रीमान अजय जी काबरा, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के संगठन मंत्री, आदरणीय श्रीमान श्री किशन जी भंसाली, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम की संयोजिका कल्पना जी मालू, सरोज जी गट्टानी, अनुसया दीदी, पवन जी झंवर, प्रिया, हुबली से पधारी हुई मेरी बहुत अच्छी अखिल भारतीय की कार्यकर्ता और मेरी फ्रेंड शोभा जी भूतड़ा, सम्माननीय मंच, झूम सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण। आदरणीय मंगला जी बिरला को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरा परिचय बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया और मेरा सम्मान बढ़ाया। मंगला दीदी, मैं केवल हाउसवाइफ हूँ बस, और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं पुनश्च आपका धन्यवाद देती हूँ। बहनों भाइयों, बचपन से हम स्लोगन सुनते आए हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। हमारा छोटा परिवार खुशियां अपार, बिना सोचे समझे इस कदर जनसंख्या बढ़ाओगे तो एक दिन बिना भोजन और बिना पानी के मर जाओगे। ऐसे स्लोगन्स को पढ़ते हुए सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। हम पर छोटा परिवार है तो सुखी परिवार है, यह संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। और ऐसे में
आयोजकों ने मुझे परिवार बड़ा करो यह संदेश लेकर प्रवाह के विरुद्ध में बोलने के लिए यहाँ बुलाया है। सबसे पहले तो मैं कल्पना जी मालू को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और यहाँ मुझे मौका मिला। मैं कोशिश करूंगी इस विषय को अपने मन की भावनाओं के साथ आपके सामने रखने की। और कल्पना जी का विशेष धन्यवाद भी मैं इसलिए कर रही हूँ कि यह विषय सबको पता है लेकिन बोलने की कोई पहल नहीं करता, लेकिन कल्पना जी ने यह विषय आज यहाँ रखा। झूम सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम के अंत तक आप जरूर रुके और इस विषय को आप समझिए। आदरणीय मनोरमा जी लड्डा, भूतपूर्व अखिल भारतवर्षीय अध्यक्षा, ग्वालियर में रहती है। आपने सन 2000 में जलगांव में जब अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था तब यह विषय वहां पर रखा था कि हमें जनसंख्या बढ़ानी होगी। अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स में एक हेडलाइन आई पूरे न्यूज के साथ, वो भी चौखट में, कि माहेश्वरी समाज देश के विरुद्ध परिवार बढ़ाने की बात करते हैं। मैंने उनका वक्तव्य उस समय सुना था और बचपन से पता नहीं मुझे ऐसे लगता था कि हम कुछ अलग है। कॉलेज में पढ़ती थी, नाटक में काम करती थी, मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी, कई समाज के लड़कियों से और लड़कों के साथ बातचीत होती रहती थी, तो मुझे महसूस होता था कि हमारा समाज हटकर है। लेकिन तब यह बात बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाला कोई नहीं था कि हमारे समाज की विशेषताएं क्या है, हमारे समाज के गुण क्या है। बड़े होने के बाद यह जब समाज में काम करने लगे तो ये बातें क्लियर होने लगी। तो बहनों भाइयों, हम भगवान शिव जी, जिनका नाम महेश भी है, उनकी संतान है जो वैश्य वर्ण का पालन करती है और हम महेश्वरी कहलाते हैं। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ यानी धन है। मतलब हम वैश्य धर्म निभाते हुए वाणिज्य, कृषि पालन, गो पालन करते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र को शास्त्र सम्मत बनाते हैं। विश्व के अर्थ प्रकल्पों को भ्रष्ट होने से रोकना, यह माहेश्वरी के सिद्धांत है। माहेश्वरी समाज सत्य, प्रेम, न्याय के पथ पर चलता है। शरीर स्वस्थ निरोगी रखना, मेहनत, ईमानदारी से कर्म करना, नाम जप, योग, साधना, प्रभु की भक्ति करना, ये हमारे आधार है। माहेश्वरी समाज पूरी तरह से धर्माचरण करता है। हम जहां भी, जिस एरिया में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस प्रदेश में या हम विदेश में, हम जहां भी रहते हैं वहां की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। दुनिया के हर कोने में माहेश्वरी बसे हुए हैं और अपने अच्छे व्यवहार के लिए पूरे समाज में परिचित है। ऐसा भी कहा जाता है कि माहेश्वरी नाक की सीधान में चलता है, मतलब ना किसी के देने में है, किसी के लेने में है। माहेश्वरी कभी किसी क्रिमिनल केस में दिखा है, ऐसा नहीं होता। हम अपनी मेहनत, अपना श्रम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। देश की जीडीपी में 28% इतना हिस्सा हम देते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जोधपुर के अधिवेशन में कहा था, मेरे सामने
ये माहेश्वरी नहीं बैठे हैं, मेरे सामने देश का जीडीपी बैठा हुआ है। अमेरिका के एक सर्वे के अनुसार हम विश्व की दूसरे नंबर की श्रेष्ठ जाति है। इंडिया टुडे के सर्वे के हिसाब से हम 98.5% शिक्षित लोग हैं और हमारी सबसे बड़ी विशेषता हमारे जीन्स है। बहनों भाइयों, हम तर्क संगत बातें स्वीकार करते हैं, बिना वैज्ञानिक कोई बात को, किसी तथ्य को हम मानते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह देखिए कि हमारे जीन्स एकदम प्योर है। किसी भी डॉक्टर से आप बात कीजिए, जीन्स प्योर होने का मतलब क्या है। हम बहुत होशियार यह इसीलिए है कि हमारे जीन्स प्योर है। हम 4 शाखाएं डालकर विवाह करते हैं। हम ब्लड ग्रुप को क्लोज नहीं आने देते, इसलिए हम सबसे अलग है, हटकर है। अब हमारे अस्तित्व का सवाल, हमारे अस्तित्व का यह विषय आज क्यों आवश्यक हो गया, जो हमें चर्चा करनी पड़ रही है। बहनों भाइयों, अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा के महासभा के ABMM संपर्क सोशल इकोनॉमी ऐप के हिसाब से आपके सामने मैं कुछ आंकड़े रख रही हूँ। ABMM संपर्क सोशल इकोनॉमी ऐप के हिसाब से भारत में 1,60,000 रजिस्टर्ड परिवार है। समझ लो अभी भी 10% परिवार ने अपने फॉर्म नहीं भरे हैं इस ऐप में। फिर भी हम 1,80,000 परिवार के ऊपर नहीं है और इसे 4.5% से अपन गुना कर लेंगे तो हम 8 लाख के ऊपर नहीं जाते। अब मैं स्टैटिस्टिक्स जो आज ही अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्यामजी सोनी जी ने दिया है, मैं वह आपके सामने रखना चाहती हूँ। 1,60,000 परिवार ABMM संपर्क सोशल ऐप से रजिस्टर्ड है और टोटल 6,22,000 मेंबर्स रजिस्टर्ड। 60% लोगों ने डेट ऑफ बर्थ दी है, बाकी के लोगों ने डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है। उस हिसाब से हम देखेंगे पुरुष 54.75% है, महिलाएं 45.25% है, 60 साल के ऊपर के पुरुष 60.07% है, महिलाएं 39.93% है। 40 से 60 साल के एज ग्रुप के पुरुष 40 से 60 साल एज ग्रुप के पुरुष 55.02% है और महिलाएं 44.98%। 22 से 40 के एज ग्रुप के पुरुष 53.38% और महिलाएं 46.62%। अब 0 से 20 वर्ष के एज ग्रुप में पुरुष बच्चे 53.09% है और महिलाएं 46.91% है। यहाँ के स्टैटिस्टिक के हिसाब से एक अच्छी बात है, धीरे धीरे लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। मतलब कन्या भ्रूण हत्या का जो विपरीत प्रभाव था वह निश्चित ही कम हो रहा है। और उम्र के हिसाब से हमारा परसेंटेज क्या है? 20 साल के नीचे की उम्र के बच्चे 22.62, उम्र के 20 से 40 के बीच के 32.08, उम्र के 40 से 60 साल के लोग 30.25%, उम्र के 60 साल के ऊपर के लोग 15.05%।
अब यहाँ देखने जैसी बात यह है कि उम्र के 0 से लेकर 20 साल के जो बीच के बच्चे हैं वो 40 साल के बीच के लोग जो 32.7 के करीब है और 40 से 60 के बीच के उम्र के लोग 30.25 है। लेकिन 20 साल के नीचे 22% की है। मतलब यह आंकड़ा बहुत कम है। इट शुड बी 30% कम से कम। मतलब 8 से 9% बच्चे मिसिंग है, कम है। और यही हमें सजग होना जरूरी है। इसलिए आज का विषय आज यहाँ बिल्कुल समयोचित होता है कि अभी भी समय है, संभल जाओ, सवाल हमारे अस्तित्व का। बहनों भाइयों, जनसंख्या कायम रखने के लिए 100 परिवारों में से 214 संतान चाहिए। कारण 20 से 25 वर्ष की उम्र होने तक 7% बच्चे हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बीमारी हो या और कोई एक्सीडेंट हो, कोई भी कारण की वजह से 7% बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। हमें एवरेज 100 परिवार के 200 ही संतान मिलती है। पर भाइयों बहनों, आज का हमारा एवरेज यह 100 परिवारों के पीछे केवल 160 बच्चे इतना ही है, 200 भी नहीं है। और आज की मानसिकता हम देखते हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि केवल एक बच्चा या बच्चा ही नहीं चाहिए, ऐसी भी मानसिकता बढ़ रही है। और ऐसे ही चलते रहा तो सन 2075 तक हम पूर्णतः वैनिश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और हमें अभी सजग रहना है। पारसी बोहरा समाज की मैं बात करती हूँ। आज भारत में और पारसी और बोहरा समाज वो समाप्ति की कगार पर है। क्या हम भी उस पथ पर चल रहे हैं? केंद्र सरकार ने पारसी समुदाय को नेशनल हेरिटेज कहकर घोषित किया है। भारत में पारसी समाज की कुल आबादी सन 2011 की जनगणना के अनुसार 57,264 है। प्रति वर्ष मौत होती है 800, 2014 तक के आंकड़े में। और प्रति वर्ष बच्चों का जन्म होता है केवल 200 लोगों का। पारसी समाज का भारत के लिए कितना बड़ा योगदान है। रतन टाटा, गोदरेज, वाडिया, पालोनजी मिस्त्री, देश के लिए इन्होंने कितना काम किया है, देश को आगे लाने में इनका कितना बड़ा योगदान है, सभी जानते हैं। तो ऐसा समाज यदि समाप्त होता है तो देश का नुकसान होता है। और पारसी समाज ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए जियो पारसी यह योजना चलाई है। और केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं। ऐसे में हमारी भी जनसंख्या घट रही है, तो हम भी सवालों के बीच घिरते नजर आते हैं। हमारे अस्तित्व की चिंता हमें करनी होगी। जनसंख्या घटने के कारण हम देखते हैं, विवाह लेट होना यह महत्वपूर्ण कारण है। पहले जमाने में नानी दादी के विवाह आप याद कीजिए हार्डली 15-16 के साल तक हो जाते थे। और 20-25 साल की उम्र में उनके तो परिवार भी बन जाते थे, बच्चे हो जाते थे। हमारी माँ, उनकी विवाह की उम्र याद करते हैं तो उनके विवाह 17, 18, 19, 20 तक भी नहीं पहुंचते थे। और उनका भी परिवार 25 साल तक बन जाता था। आज लड़कियों की विवाह की उम्र 25 और 26 साल, उसके आगे ही, उससे पहले तो बात ही नहीं होती। और लड़कों की उम्र 27-28 के आगे। और
करियर करने की वजह से वो 5 साल तक बच्चा ही नहीं चाहते। इस बीच हम देखते हैं दादी और नानी और माँ की उम्र में जो बच्चे हो जाते थे, यहाँ बच्चे 30 साल की उम्र में हो रहे हैं, तो बीच में जो पीढ़ियां होती थी, 2 पीढ़ी तो कंप्लीट गायब हो गई है। और डॉक्टर कहते हैं यदि आप समय से विवाह करोगे और अच्छी संतान यदि प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आइडियल उम्र 20 से 30 वर्ष है। यदि इस उम्र में आप संतान प्राप्त नहीं करते हो, बड़ी उम्र में संतान प्राप्त करते हो, तो आपको हेल्थ रिलेटेड कई समस्याएं उपस्थित हो सकती है। सबसे पहले तो बच्चा ही कंसीव नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम, फिर एबॉर्शंस, कमजोर संतान और सीजर्स होना, ऐसी कई समस्याएं होती है कि लड़कियां इतनी तकलीफ पाती है कि जब एक संतान के बाद दूसरी संतान वो चाहती है तो घबरा जाती है कि नहीं, मुझे दूसरी संतान नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन रीजन यह है कि लेट शादियां करना और लेट बच्चे होना। यहाँ हम सुझाव देते हैं, कई लोग पूरे भारतवर्ष में बेटी को जल्द ब्याहो और बहू को खूब पढ़ाओ, यह बात हमें सोचना होगा। आदरणीय प्राध्यापक रमेश जी लाहोटी, इन्होंने सन 2004 और 5 में यह संदेश, यह नारा दिया था, बेटी को जल्द ब्याहो और बहू को खूब पढ़ाओ। लेकिन आज यह नारा कितने लोग मान रहे हैं? 15 साल से यह नारा चला आ रहा है, हर मैगजीन में आता है, हर कोई अपने भाषण में बोलता है, लेकिन लड़कियों की उम्र कहीं आपको नजर आती है 25-26 से के पहले विवाह करना चाहती है। हमें वास्तविकता से चलना पड़ेगा। अब दूसरा कारण जनसंख्या घटने का यह है, टूटते परिवार, संयुक्त परिवार की कमी और एकल परिवार होना। आजकल संयुक्त परिवार बहुत कम रहे हैं, एकल परिवार अधिक हो गए। ऐसे में माता पिता करियर भी करते हैं, बच्चों को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि किसी और के भरोसे पर बच्चे को बड़ा करना यह रिस्क भी है और कोई माता पिता ऐसे चाहते नहीं। ऐसे समय संयुक्त परिवार की आवश्यकता कितनी होती है, आप लोग सोचिए। हमें यदि 2-3 बच्चे भी रहे तो संयुक्त परिवार में आराम से पलते हैं, आराम से बड़े हो जाते हैं। और यह जो संयुक्त परिवार में पलने वाले बच्चे हैं, मिलनसार होते हैं। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, घर में बुआ होगी, बुआ, सबके साथ वो मिलकर चलते हैं, तो वो मिलनसार होते हैं। और दूसरी, अपनी चीज शेयर करने की दूसरे के साथ उन्हें आदत होती है, मतलब बड़े दिल के होते हैं। और बड़े भाई बहन, घर के बुजुर्ग, दादा पापा, इनका हुनर वो अपने आप सीखते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों का चहुमुखी विकास होता है, बच्चों का नैसर्गिक विकास भी होता है। बच्चे कैसे बड़े होते हैं यह माता पिता को समझ में भी नहीं आता। लेकिन एकल परिवार में पढ़ने वाले बच्चे, इनको ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं मिलता, इनका चहुमुखी विकास नहीं होता, कारण माता पिता और केवल बच्चा, इसके अलावा कोई दिखते ही नहीं। देने की किसी के साथ यह शेयर करने की आदत इनको बड़ा होने तक भी नहीं लगती। तो बहनों भाइयों, दुनिया को जब ये दुनिया के साथ फेस करेंगे, एक्चुअल दुनिया में जब ये बाहर आएंगे, तो किस प्रकार से फेस करेंगे, यहाँ दिक्कत हो सकती है। माता पिता की जान हमेशा मुट्ठी में रहती है, अकेला है, कहीं चला गया तो गलत संगत के साथ खेलना,
कितनी रिस्क है। तो ऐसे में बच्चे अच्छे से पनपते ही नहीं और बच्चों को जिंदगी भर अकेलापन झेलना पड़ता है। मेरा खुद का उदाहरण मैं यहाँ पर देती हूँ। मुझे बहन नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने उस समय प्लानिंग की थी, एक बेटा और एक बेटी हो गए, फैमिली फुल। मुझे बहन नहीं है। मैं कभी शादी विवाह में किसी पारिवारिक फंक्शन में जाती हूँ तो मुझे कंपनी देने वाला ही कोई नहीं रहता। सब अपनी अपनी बहनों के साथ खुश रहती हैं। नाश्ता करना हो, खाना खाना हो, तब भी किसी को याद नहीं रहता कि अरे इसे साथ में लेना चाहिए, ये अकेली है। और चरखा जी को भी भाई नहीं है, तो मुझे ना देरानी है ना जेठानी है। ससुराल के परिवार में जाती हूँ, फिर मैं अकेली हो जाती हूँ। यह बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ। और साथ में मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। इंग्लिश मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक अमेरिका में रहने वाली बहन अपनी इंडिया में रहने वाली बहन को साथ में बुलाकर वो कितना शादी में पूरा हेल्प लेती है। और जब ये इंडिया से बहन वहां जाती है और वो इंग्लिश की क्लास लगाती है तो उसकी भांजी उसके साथ में कितने अच्छे से रहती है, कितना सुंदर विवेचन उसमें है। तो ये फिल्म की बात नहीं है, एक्चुअल जिंदगी में भी ऐसा है। ये बहनें हो या भाई हो, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं और इनके बड़े बड़े काम भी छुट्टियों में कर जाते हैं। यह अनुभव आप भी देखते होंगे, आपने भी अनुभव किए होंगे। बच्चा बड़ा करने में अनेक कठिनाइयां आती है, इसलिए माता पिता एक ही संतान चाहते हैं। आगे बढ़ती हूँ। दूसरा कारण जनसंख्या घटने का, फैमिली को दुय्यम स्थान देते हैं और करियर पर अधिक जोर दिया जाता है। अति उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग ऐसा भी है जो पहले करियर सेट करना चाहता है, बाद में परिवार के बारे में सोचेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया, उसमें हमारी कई माहेश्वरी लड़कियां भी, युवतियां भी थी। उन्होंने कहा करियर मस्ट है, यदि बच्चा नहीं हुआ तो हम एडॉप्ट कर लेंगे। हमारे दो का नारा हम दो हमारा एक पर सिमट गया था। अब एक वर्ग बच्चा ही नहीं चाहता। यहाँ मैं रिस्क की बात आपके साथ करना चाहती हूँ। चाइना में केवल एक बच्चा की पॉलिसी थी, उसे चेंज करना पड़ा। कारण क्या था? वहां काम करने वाले युवा कम हो गए और खाने वाले मुंह ज्यादा हो गए, बूढ़े बुजुर्ग ज्यादा हो गए। इस समस्या से निपटाने के लिए उन्होंने अब हाल ही में 2-3 साल पहले ही अपनी पॉलिसी चेंज की और वहां पर 2 बच्चे कम से कम होना, यह बात अब हो रही है। अब मैं चौथा कारण बताना चाहती हूँ जनसंख्या घटने का, अंतर जातीय विवाह। कई लड़कियां हमारा समाज छोड़कर दूसरे समाज में विवाह कर रही। इनमें जब सर्वे किया गया हमारे समाज के बड़े बड़े नेताओं द्वारा, तो उसमें यह बात ध्यान में आई कि जो लड़कियां अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ती है, जैसे मुझे सीए करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेरा एजुकेशन पूरा करना है, यह लक्ष्य रखकर आगे बढ़ती है तो उसका ध्यान नहीं भटकता। लेकिन जो लड़कियां जिनका एजुकेशन पूरा हो चुका है, ग्रेजुएशन वगैरह, और माता पिता विवाह का सोचते नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि अरे अभी इसकी उम्र क्या है, 25 की होने के बाद हम विवाह करने की सोचेंगे। लेकिन इनके सामने लक्ष्य नहीं रहता, इसलिए वो भटक जाती है और अंतरजातीय विवाह कर लेती है। अब ऐसे में घाटा तो हमारा ही हुआ। इनकी संतान, माहेश्वरी की संतान तो नहीं होगी। और एक कटु सत्य मैं बताती हूँ, समाज की
लड़की, हमारी लड़कियां बहुत ज्यादा होशियार है, खूब पढ़ लिख रही है, लेकिन अति ज्यादा एजुकेशन लेने के बाद उसे समाज में विवाह योग्य वर मिलता नहीं और वह अंतरजातीय विवाह कर लेती है। हमारा यहाँ पर भी नुकसान हो जाता है जनसंख्या वृद्धि पर। और उससे भी कठिन जो प्रसंग है, जो सत्य है, वो यह है, आज की घड़ी में हमारे कई युवा बच्चे गांवों में अविवाहित रह रहे हैं। लड़के अच्छे हैं, लड़के ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, घर है, परिवार है, प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी उन्हें केवल गांव में रहता है, तहसील में रहता है, इसलिए कोई लड़की नहीं मिलती और अविवाहित रह जाते हैं। आप अपने तहसील में सर्वे कीजिए, आपको ये समस्या नजर आएगी। हैदराबाद की लड़की हैदराबाद में ही रहना चाहती है, साउथ बॉम्बे की लड़की ठाणा में नहीं आना चाहती, ठाणा की लड़की डोंबिवली, कल्याण, पनवेल यहाँ नहीं आना चाहती, परभणी, नांदेड़, जालना या और दूसरे इनके जैसे शहर ले लो, ये यहाँ की लड़कियां तहसील में जाना नहीं चाहती और तहसील की हर लड़की शहर में जाना चाहती। तो इन बच्चों का क्या होगा? कई ऐसे गांव है जहां 20-22 बच्चे कंवारे रह रहे हैं। अब ऐसे समय जनसंख्या तो कम होती है और दूसरी बात होती है, ये बच्चा कंवारा न रहे इसलिए दूसरी जाति की लड़की को लाकर मम्मी पापा विवाह कर देते हैं और जो उनकी संतान होती है वो तो माहेश्वरी ही होती है। लेकिन जब हम प्यूरिटी की बात करते हैं तो यहाँ वो चीज कहाँ है, ये बात हमें सोचनी होगी। और यदि हमारी जनसंख्या अधिक रही और हमारी लड़कियां समझदार रही तो ऐसे प्रश्न आएंगे ही नहीं। हमारे पूर्वज अत्यंत होशियार थे, शास्त्रोक्त पद्धति से वे अपना काम करते थे और जानते भी थे। पहले 4 शाखाएं डाली जाती थी, अब हम 2 पर आ गए हैं। 7 या 8 पीढ़ी के बाद हमारा ब्लड ग्रुप रिश्ता कहीं ना कहीं मैच करता ही है और फिर यदि 2 संतान 2 जो हम शाखा डालते हैं उसमें भी मिक्स होने की बड़ी संभावना होती है। गायनिक डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, बच्चे में कोई व्यंग रहा तो डॉक्टर सबसे पहले यह सवाल पूछते हैं, नात्यात लग्न झाले। और पारसी समुदाय का यहाँ पर मैं उदाहरण देती हूँ, जनसंख्या घटने की वजह से उनके विवाह रिश्तों में हो रहे हैं और उसकी वजह से उनको आर्थराइटिस जैसे कई प्रॉब्लम होने लगे हैं। और देखिए, इसलिए हमें हमारी जनसंख्या प्रॉपर तरीके में ही रखनी होगी और निरोगी रहना हमारा सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से एक है। कारण 5वां ऐसा है कि पहला बेटा होने के पश्चात हम दंपत्ति दूसरी संतान नहीं चाहता, वो इच्छुक ही नहीं होता, इसलिए वो भी लड़कियों की संख्या में कमी आ जाती है। समाज में महिला पुरुष की समानता, संख्या की समानता रहना जरूरी है और पहला बेटा होने के बाद में दूसरा बच्चा नहीं चाहते, बेटी की भी संख्या यहाँ कम हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे विषय को जूझकर हमने सीखा हुआ है कि समानता कितनी जरूरी है लड़के और लड़की में। यह नहीं बिगड़ने देना चाहिए। हमारी पीढ़ी आजकल विदेशों में जाके बस रही है, विदेशों में बस रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बच्चे बड़े होने के बाद में वो जरूरी नहीं है कि माहेश्वरी समाज में ही विवाह करेंगे, वो दूसरे समाज के साथ विवाह कर लेते हैं और यहाँ भी हमारा घाटा होता है, यहाँ भी हमारा नुकसान होता है। अब आजकल एक ही बच्चा चाहिए,
यह सोच बहुत बढ़ गई है। केवल एक ही संतान चाहिए, इसके क्या कारण है? आज की पीढ़ी तर्क करती है, तर्क संगत है, तर्क प्रधान है। हमारी बातें ऐसे ही थोड़े मानेंगे। उनके सवाल आते हैं, एजुकेशन का खर्च बहुत ज्यादा है। आज के जमाने में महंगाई कितनी बड़ी है। बच्चों को हर सुख सुविधा मिलनी चाहिए। एजुकेशन का खर्च, कोचिंग क्लासेस का खर्च, ट्यूशंस का खर्च, ग्रेजुएशन का खर्च बहुत ज्यादा होता है और ये हमसे पॉसिबल नहीं है। युवाओं को समझाना होगा, बताना होगा, भाई हम मतलब आपके माता पिता कोई गोल्ड या सिल्वर स्पून लेकर नहीं आए थे, फिर भी हम उच्च शिक्षित है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। हमने जीरो में से, शून्य में से विश्व का निर्माण किया है। मुझे भी ऐसे लगता था मेरी बेटी को साइकिल दे दूं, बाद में मुझे ऐसे लगता था कि अरे नहीं, मैं उसे स्कूटी दे दूं। लेकिन एक बार जस्टिस आरसी लाहोटी जी का स्पीच सुना मैंने। उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था जहां अभाव है वहां विकास है, या यूं कहे अभाव ही विकास की जननी है। बच्चा जिस चीज का अभाव है उसे पाने की कोशिश करता है और उसी में उसका विकास होता है। बहनों भाइयों, हम बहुत अच्छे, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हर एक के पास बहुत कुछ है। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे को मैं हर सुख सुविधा दूं, लेकिन बच्चों को ना कहने की भी आदत लगाइए। उन्हें कोई ना कोई चीज का अभाव जरूर महसूस करवाइए, ताकि उसे पाने के लिए वो कोशिश करे और अपना विकास करे। जोधपुर अधिवेशन में आरसी लाहोटी जी ने कहा था, जनसंख्या बढ़ने की चिंता आप मत कीजिए, निसर्ग सारी चीजें संभाल लेता है। हमारे दो के बजाय हमें हम दो हमारे तीन, यह नारा अपनाना चाहिए। और उन्होंने एक सूचना यह भी दी थी कि समय से विवाह होना आवश्यक है। दूसरा कारण आता है, केवल एक ही संतान इसलिए चाहिए कि विवाह का खर्चा बहुत है। अब बहनों भाइयों, आजकल विवाह का बजट क्या रखना, यह हम तय करते हैं। हमारी जितनी चादर है उतना ही पैर हम फैलाते हैं। पहले जैसी बात तो रही नहीं। और कोरोना काल ने तो हमें बहुत कुछ समझा दिया है। कोरोना में केवल 50 लोगों में विवाह निपटाना, यह प्रथा चल पड़ी है, तो हमें इसकी भी आदत हो गई है। यही बात हमें आगे अपनानी होगी। कल ही मैंने एक बात सुनी, किसी जिला में ऐसे बात चल रही है कि 1 साल के लिए यह 50 ही लोग, विवाह हो या मृत्यु हो, इसके ऊपर नहीं होंगे। यह बात हम सभी लोगों को समझा दे। कितनी अच्छी पहल है, रास्ते बहुत है। और एक कारण, केवल एक बच्चा चाहिए, इसके लिए यह भी कहा जाता है कि हमसे नहीं होता, मैं तो एक में ही थक गई। बहनों, यह आलस है, इसे छोड़ना होगा। यदि आपके लिए आपके माता पिता ऐसा सोचते तो आप आज यहाँ उपस्थित होते क्या? केवल 2-3 संतान यदि हम नहीं पाल सकते, यह बात गलत है। और यह कहने का एक और कारण यह भी है, उम्र बहुत बढ़ जाती है और लड़कियों को प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से भी ये ऐसा कहती है। तो उम्र यह हमें अपनाना होगा, सोचना होगा। आचार्य किशोर जी व्यास गत 25 वर्षों से अनेक मंचों से कहते आए हैं कि बहनों भाइयों, आप जनसंख्या
बढ़ाइए, आप कम से कम 3 से 4 संतान बनाइए, और आपसे नहीं संभलते हैं तो आप मुझे सौंप दीजिए, मैं उनको पालूंगा। क्यों भाई, क्या कारण है आचार्य किशोर जी ऐसा कहते हैं? कुछ तो कारण होगा, उन्होंने कुछ तो देखा होगा, तो उन्होंने हमारी क्वालिटीज देखी, हमारी विशेषताएं देखी, तब उन्होंने कहा कि आप कम से कम 3-4 संतान बनाइए। हमारी क्वालिटीज क्या है? हम दानदाता है, हम दान देने में सबसे आगे है। हर गांव, हर शहर, हर तीर्थ स्थल पर आप जाइए, आप देखिए वहां पर हमारे नाम के स्कूल है, कॉलेजेस है, तीर्थ स्थल में हमारी धर्मशालाएं हैं, और आप शहरों में जाइए, देखिए हमारे डोनर्स ने कई अस्पताल गरीबों की सेवा के लिए खोल रखे हैं। हमारे दातृत्व से अनेक सेवाभावी प्रोजेक्ट चलते हैं। हम दानदाता है, भारत का 50% दान देने में हमारी सहभागिता है, और हम धर्म के रक्षक है, धर्म के प्रचारक भी है। हमने कई मंदिर बनवाए हैं। आप देखिए जहां माहेश्वरी समाज है वहां लक्ष्मी नारायण मंदिर जरूर दिखेगा, वहां भगवान की सेवा, पूजा, उत्सव, संस्कार, परंपरा, रीति भांति सब निभाया जाता है। और हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। कई लोग जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, फैक्ट्रीज है, उनके कैंपस में भी हनुमान जी के मंदिर आप देखेंगे। देवी के मंदिर भी अपने कई लोगों ने बनाए हैं। और बिरला मंदिर जो भारत में हमारी धरोहर है, आप लोगों ने कई शहरों में बिरला मंदिर देखे होंगे। तो बहनों भाइयों, हम धर्म के दानदाता भी है, रक्षक भी है और प्रचारक भी है। ढालेगांव का उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। परभणी जिला में ढालेगांव, यह एक गोदावरी नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है, जंगल में। वहां पर पिछले 47 सालों से नौहैन पारायण होता है। माहेश्वरी समाज उसे चलाता है और सेवा भी देता है। वहां पर हर रोज की 9 दिन की सेवाएं, कभी सेलू, कभी मानवत, कभी माजलगांव, कभी जालना, कभी औरंगाबाद, कभी बीड, ऐसे शहरों से लोग, लेडीज, पुरुष, बच्चे सब आते हैं और पूरा काम संभालते हैं। कोरोना के टाइम में जब सब कुछ बंद है, महाशिवरात्रि से शुरू होता है, तो ये सारी चीजें बंद होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हमारे 20 से 25 भाई बहन वहां गए और उन्होंने नौहैन पारायण पूरा किया, उन्होंने खंडित नहीं होने दी। तो यह हमारी आस्था है। तो क्या हम स्वयं के अस्तित्व को समाप्त करना चाहेंगे? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी नादानी होगी। हम हमारे पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। और भगवान महेश जी की संतान ऐसे कैसे कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। परभणी जिला के बारे में आदरणीय ज्योत्सना जी लाहोटी, जो पिछले सत्र में अध्यक्षा थी प्रदेश की, उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मैंने भ्रमण किया, लेकिन केवल परभणी जिला ऐसा था कि वहां पर 3 बच्चे लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे 3 बच्चे चाहिए। और मानवत की 2 बेटियों का मैं उदाहरण देना चाहूंगी। एक वंदना काबरा मालपानी, जो मानवत की बेटी है, उसने LLM और जज की एग्जाम पास की और उनके पति CA हैं, औरंगाबाद में रहती है, लेकिन उसने अपना करियर बनाने के बजाय 3 बच्चे चाहे और आज वो बड़ी खुश है, बच्चों को बड़े आराम से बड़ा कर रही है। और दूसरी है वनीता सोमानी, जो जलगांव में सुरेश जी सोमानी की बहू है। वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, MPhil किया हुआ है, लेकिन उसने भी 3 बच्चे चाहे। ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखाते हैं। और मैं इसलिए ये चीज कहती हूँ कि इनसे कोई प्रेरणा ले सके। हमारी सुरक्षितता की हम बात करना चाहेंगे। हम
रोज जीवन में लगने वाली वस्तुओं का व्यापार करते हैं। कपड़ा, किराना, अनाज, हार्डवेयर जैसे व्यवसाय हम करते हैं। हम मेहनत और लगन से अपना व्यवसाय करते हैं, इसलिए हम धनी भी है। हमारे पास काफी अच्छा धन है, हम धनाढ्य कहलाते हैं। लेकिन अल्पसंख्य होने की वजह से कई बार हमारे साथ अनुचित व्यवहार हो जाता है। एक पॉलिटिशियन ने एक फतवा निकाला कि तुम्हारे देश राजस्थान लौट जाओ। तो घनश्याम दास जी बिरला ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं राजस्थान लौट जाओ, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद जो व्यवसाय और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फतवा पीछे लिया। महाराष्ट्र में केवल संपन्नता की वजह से इचलकरंजी, जालना, वांभोरी, धुलिया ऐसे 8 जगहों पर हमारे समाज भाइयों पर हमला हुआ और उन्हें जान भी गंवानी पड़ी। बहनों भाइयों, यहाँ जैसे अभी अजय जी काबरा ने कहा कि संगठन में बहुत ताकत होती है, तो वही संगठन की ताकत की जरूरत है और संगठन की ताकत हमें बनाए रखना है तो हमारी जनसंख्या भी अच्छी होनी चाहिए। जस्टिस आरसी लाहौटी जी ने कहा, मेरे पूर्ण जीवन काल में मैंने एक भी माहेश्वरी को आरोपी नहीं देखा। तो क्या हम स्वयं के अस्तित्व को आज पहुंचाना चाहेंगे? हम पॉलिटिशियन नहीं है, कारण हम संख्या में कम है, लेकिन उनके जो पॉलिटिशियंस है, उनके काम संभालने वाले हमारे समाज के बहुत लोग हैं। शरद पवार का काम विठल जी मनियार देखते हैं, विलासराव जी देशमुख का काम प्रदीप जी राठी देखते हैं, गोपीनाथ जी मुंडे का काम जुगल जी लोहिया देखते थे। इनके व्यवसाय का मैनेजमेंट पूरा हमारे समाज भाई देखते थे। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। बहनों भाइयों, क्या हमें प्रवाह के विरुद्ध बात करनी चाहिए? तो क्या हमें हमारे समाज को लुप्त होने देना चाहिए, हमारा अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए? भारत सरकार एक अच्छी चीज का शोध करवाती है, जैसे अच्छे गेहूं हो, अच्छे चावल हो, अच्छा अनाज हो, अच्छे फल हो, अच्छे फ्रूट हो, अच्छे पौधे हो, जो भी अच्छी ब्रीड है, जो भी अच्छी चीज है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रिसर्च सेंटर खुलवाए हैं। पशु, पक्षी, जलचर, नभचर, यहाँ तक कि अनेक जाति जनजाति के लिए भी उन्होंने रक्षा के लिए रिसर्च सेंटर खुलवाए हैं। बाघों की संख्या कम हो गई थी। हम सब जानते हैं बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कितने काम किए और आज बाघों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या यह बात एक अच्छे और श्रेष्ठ समाज के ऊपर लागू नहीं होती? बहनों भाइयों, हमारा समाज एक श्रेष्ठ है और उसे बचाना, उसे बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, यह हमारा काम है। घटती जनसंख्या से चिंतित होकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में 2 से ज्यादा संतान होने वाले दंपति को इंसेंटिव देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि राज्य में खाने वाले लोग ज्यादा हो जाए और काम करने वाले हाथ कम हो जाए। देश का टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम TFR कहते हैं, वह 2.1 है। पिछले 10 साल में TFR के रेट में आंध्र प्रदेश में गिरावट आई और वो 1.7 हो गया। देश के कई राज्यों में यह खतरा है। चंद्रबाबू नायडू ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार बनने पर जो रोक लगाई थी, उसे खत्म कर दिया। केवल आंध्र प्रदेश की यह चिंता नहीं है, देश के 22 राज्यों में TFR की कमी आई है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और केवल 5 राज्य ऐसे हैं
वहां जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से 2.1 यह TFR का रेट आया हुआ है। जब राज्य चिंता करने लगे हैं तो फिर हम क्यों ना करें? हमें व्यवसाय करने के लिए हैंड्स की जरूरत है। आज देश का युवा 67% है। हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा भारत देश जवान है, लेकिन यदि यह 67% कम हो गया तो हमें चिंता करनी पड़ेगी। और बहनों भाइयों, मैंने अभी जो ABMM के आंकड़े बताए उसमें हमारे कमाने वाले लोग 55% है, और यह आंकड़ा थोड़ा भी घट गया ना तो हमारे सामने समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी से ही समझदार हो जाना, यह समझदारी होगी। ये बातें अभी से ही संभाल लेनी चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, भारत जनसंख्या घटाने की बात कर रहा है, हम जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक और जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे समाज की जनसंख्या बढ़ाइए। क्यों? इसका उत्तर है, बात हमारे अस्तित्व की है। हमारे समाज के अस्तित्व में रहना, हमारे समाज का अस्तित्व में रहना देश के लिए हितकर है। वह कैसे? यह देखिए, देश की प्रगति में हम मदद करते हैं, हम टैक्स देने वाले हैं। हम भारत की जनसंख्या के 0.001% है। 130 करोड़ जनसंख्या में हम 8 लाख से भी कम है। इसके बावजूद हम GDP का 28% हिस्सा देते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बहनों भाई। हम भारत को उद्योग और व्यवसाय देते हैं, उसमें रोजगार भी देते हैं, नौकरियां भी देते हैं। हम व्यवसाय नौकरियां देने वालों में से है, करने वालों में से नहीं। यह भी हमें सोचना है। हम दंगा फसाद नहीं करते, देश का हित हम चाहते हैं। हम आरक्षण भी नहीं मांगते। इंडिविजुअल टैक्स पेयर देने वाले सबसे बड़े टैक्स पेयर डीमार्क के दमानी जी है। बहनों भाइयों, इसके बावजूद हम हर क्षेत्र में आगे हैं। हमारे कई डॉक्टर्स है, कई इंजीनियर्स है, CA है, आर्किटेक्ट है, बिल्डर है। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में माहेश्वरी यह मैनेजमेंट में होता ही है। इसका मतलब हम देश के विकास में सहायक है, और जो विकास में सहायक है उसका अस्तित्व में रहना देश के लिए आवश्यक है। हमें स्वयं को पहचानना होगा, अपनी क्वालिटीज को हमें पहचानना होगा, उस पर गर्व करना होगा, और हमारी क्वालिटीज जो बनी है उसे बरकरार रखना होगा। यदि हम सच्चे देशभक्त हैं तो हमें चिंतित होना चाहिए कि हम हमारी जनसंख्या घटाकर देश का नुकसान कर रहे हैं। यह मेरी सोच है। देश के हित की बात यह हमारे आचरण में आनी चाहिए। बहनों भाइयों, जात का उल्लेख, हमारे माहेश्वरी समाज की जात का उल्लेख सरकारी दरबार में नहीं है। सरकारी दरबार में माहेश्वरी जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जाति के नाम पर दी जाने वाली कोई भी रियायत हमें नहीं मिलती। देवेंद्र जी फडणवीस जी ने जोधपुर में कहा कि मेरे सामने भारत का GDP बैठा है। एक और मुख्यमंत्री हमें GDP कहते हैं, और दूसरा दरबार में हमारा कहीं नाम ही दर्ज नहीं है। तो यदि हमारी जनसंख्या घट गई तो कोई राजा आकर हमें पारसी की तरह नेशनल हेरिटेज करके घोषित करने वाला नहीं है। हमें हमारे अस्तित्व की लड़ाई स्वयं को लड़ना है, कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। तो इसलिए एकजुट हो जाइए, आज ही इस बात को समझिए, और सब एकजुट होकर अपनी पॉपुलेशन अच्छे से बढ़ाकर हमारी ताकत का अंदाज दूसरों को भी हम
कराएं। अब ये इतनी सारी बातें होने के बाद में हम क्या करें जिसकी वजह से हम यह काम कर सकते हैं, इसके उपाय क्या है? तो बहनों भाइयों, जीवन साथी कैसा चाहिए इसके बारे में अपेक्षाएं हमें थोड़ी कम करनी चाहिए। मुझे शहर में ही रहने वाला पति चाहिए, यह कंडीशन हमें कम करनी होगी। आजकल छोटे गांवों में क्या नहीं है, हर सुख सुविधा है, अच्छे बड़े बड़े मकान है, घर है, बंगले है, खेती है, बाड़ी है, खुली हवा है, हर चीज है। और शहरों में छोटे छोटे घरों में हम रहते हैं, हमारा ज्यादा एक्सपोजर वहां पर बड़ी मुश्किल से होता है और शुद्ध पर्यावरण भी नहीं है। तो बहनों, और दूसरी बात, आज सोशल मीडिया की वजह से हर गांव में हर सास ससुर या बुजुर्ग कहिए जागरूक हो गए हैं। पहले जैसे घूंघट या बंधन नहीं रहे हैं। आजकल छोटे गांव की लड़की बहू वो शहर में मतलब जिला लेवल पर जाकर वो फिल्में देखती है, होटल जाती है, मॉल्स में परचेसिंग करती है, सब कुछ फ्रीडम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह बच्चे कम होने की वजह से व्यवसाय में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। ऐसे समय बहुओं को व्यवसाय में अपने साथ जोड़ रहे हैं, मतलब करियर करने का मौका गांव में भी है। यह आज की सच्चाई है, परिस्थिति है। दूसरा उपाय है, करियर और फैमिली में संतुलन होना आवश्यक है। लड़कियां करियर कर रही है, लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी है, करियर कर रही है, करना ही चाहिए। पढ़ी लिखी है, हमारी लड़कियां बहुत होशियार है, मेहनती है, पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें उन्हें एक बात समझाना होगा, करियर और फैमिली इन दोनों में संतुलन करना सीखिए, दोनों का फर्क उन्हें समझाइए। निर्मला जी सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, जो पहले भारत की रक्षा मंत्री भी रह चुकी है, वो देश का इतना बड़ा काम संभालती है, लेकिन जब घर जाती है तो अचार भी बना लेती है। मुथैया विनीता, चंद्रयान 2 की महिला वैज्ञानिक, उन्हें चंद्रयान 2 के लिए महिला वैज्ञानिक का पुरस्कार भी मिला है। वो करियर करती है, परमोच्च लेवल पर उसने देश का नाम लिया है, लेकिन वो घर में पूजा अर्चा भी करती है, रीति भाती भी निभाती है, बच्चों का भी ख्याल रखती है, गृहस्थी भी निभाती है। ऋतु श्रीवास्तव, मंगलयान की वैज्ञानिक, जो लखनऊ से है, उसने अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन किया अपने करियर में। लेकिन जब वट सावित्री का व्रत करना होता है तो अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत भी रखती है। तो बहनों भाइयों, यही कहना है कि व्यवसाय अलग, घर गृहस्थी अलग, घर परिवार अलग, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, ये चीजें अलग अलग है। व्यवसाय और उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आजकल हमने नारा दिया है, हम 2 हमारे 3, 8-10 संतान की पहले जैसे कोई बात नहीं कर रहा है। जोधपुर अधिवेशन में यह नारा दिया गया था। पहले नारा था देश का 2 या 3 बस, बाद में आया हम 2 हमारे 2, फिर 1 दाम्पत्य 1 अपत्य, और अब का नारा आया है डिंक, DINK। यह नारा पढ़े लिखे बच्चों का एक जो खास वर्ग है उन्होंने अपनाया। DINK, डिंक मतलब डबल इनकम नो किड। बहनों भाइयों, इस पर भी हमें गौर करना होगा। और केवल 1 बच्चा जो लोग चाहते हैं, इसमें भी बहुत बड़े दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से हम अपना बच्चा, इकलौता बच्चा खो देते हैं, तो हमारा वंश खत्म, हमारी वंश वृद्धि खत्म, हमारा बुढ़ापा बोझ बन जाएगा, नरक बन जाएगा।
बच्चा पढ़ लिख कर विदेश में चला जाता है, वहीं पर एस्टेब्लिश हो जाता है, पीछे माता पिता अकेले रह जाते हैं। कई उदाहरण हमने देखे। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलती है, वो मेट्रो सिटी में सेटल हो जाते हैं। गांव में इतनी संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने अच्छे व्यवसाय चल रहे हैं, उसका हम क्या करेंगे? आप जाके देखिए, मराठवाड़ा में ये चीज बहुत ध्यान से आती है। पैसा बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन बच्चे बाहर बस रहे। बहनों भाइयों, हम व्यवसायी है। 2-3 संतान होगी तो व्यवसाय में वृद्धि होगी, क्योंकि व्यवसाय करना एक अकेले का काम नहीं है। हमें हैंड्स की मदद लगती है, शेयर करने की भी मदद लगती है। पहले कहते थे ना, 4 भाई की जोड़ सु घर ऊंचो आवतो ही दिख। तो ऐसे ही एक संतान व्यवसाय में वृद्धि करेगा, उसे सपोर्ट तो चाहिए। तो 2-3 संतान हम व्यवसायी है, इसलिए जरूर होने चाहिए। और बहनों भाइयों, हमें हर चीज का स्वर्ण मध्य साधना होगा। हम कोई बहुत सारे संतानों की तो बात नहीं कर रहे हैं, केवल 2 या 3 संतान की बात हो रही है। उम्र के 20 से 30 वर्ष में संतान हो जानी चाहिए, निरोगी संतान प्राप्त हो, माता का भी सेहत का ध्यान रहे, और हम रिटायर होने से पहले बच्चों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां है, सेट करना, उनके शादी विवाह करना, बेटियों की डिलीवरी, यह भी एक बड़ा काम होता है। ये सारी बातें हम रिटायर होने से पहले, हम थकने से पहले यदि कर लेते हैं तो यह बहुत आसान हो जाता है। मैं यहाँ पर एक और सलाह दूंगी। आजकल बच्चों में बहुत अंतर रखा जाता है, वो अंतर कम रखकर दादा दादी और नाना नानी के हाथ में बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा सुखी आप कोई नहीं है। और मेरी बेटियों से एक सलाह है, निसर्ग ने माँ बनने का मौका मेरी बेटियों को दिया है, यह किसी और को नहीं मिलता। हम बहुत लकी है कि हम माँ बन सकती है। बेटियों, खूब पढ़ाई करो, खूब लिखाई करो, खूब अपना करियर बनाओ, लेकिन व्यवसाय ऐसा चुनो आप अपने हिसाब से अपने व्यवसाय का टाइम और अपने फैमिली का टाइम सेट कर सको। जैसे कि डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट, डेंटिस्ट, एप्थोलमोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स, ऐसे व्यवसाय आप चुनो जिसमें आप अपना करियर भी कर सकती हो। चाहे जितना 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आपको करियर में देना है, बचा समय आपको आपके परिवार में देना है। यह स्वर्ण मध्य यदि आप साधोगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आप बहुत कुछ पाओगे। और क्वालिटी तो मेंटेन करनी ही होगी। पहले 4 शाखा डालते थे, अब 2 शाखा पर आ गए हैं। हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे। पारसीज में आपसी रिश्ता होने की वजह से आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियां, थैलेसीमिया जैसी बीमारियां होती है। मेरी काम वाली ने एक बेटा खो दिया, उसको एक बेटा बेटी थे, उसका बेटा थैलेसीमिया से गया। अभी 2 महीने पहले उसकी बेटी बीमार हुई। बेटी को देख के वो जी रही थी, उसकी बेटी बीमार हुई तो पता चला उसे भी थैलेसीमिया। तो मैंने पूछा क्या रीजन हो गया, पहले बेटे को भी थैलेसीमिया, इसे भी। तो उसने कहा नात्यात लग्न झालेलं आहे। तो बहनों भाइयों, इस विषय पर आप भी संशोधन कीजिए। और अंतिम बात कहना चाहती हूं मैं, बच्चों को अपने समाज के कार्यक्रम में लेकर जाइए। तुम बच्चों को मंदिर में लेकर जाइए, बुढ़ापे में बच्चे तुम्हें तीर्थ लेकर जाएंगे। हमारा समाज मंदिर है, मंदिर जाएंगे तभी तो आस्था जागेगी, समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान महेश की अनुकंपा जागृत होगी और बच्चे माहेश्वरी पर प्रेम करेंगे। और बहनों भाइयों, युवा पीढ़ी को मंच देना होगा।
सभाओं में उनकी उपस्थिति को महत्व देना होगा। युवाओं को हमारी गुणवत्ता क्या है यह समझाना होगा। जैन समाज को बचपन से ही धर्म के प्रति आकर्षित कराया जाता है। हमें धर्मांधता में नहीं जाना है, लेकिन जाति और देश पर गर्व करना हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। हमें एकता का पाठ पढ़ाना होगा। आदरणीय मनोरमा जी नड्डा ने सन 2000 में यह संदेशा दिया था कि हमारी जनसंख्या बढ़ानी होगी, हम घट रहे हैं। आज 2021 है, लेकिन बहनों भाइयों उसके कितना काम हुआ है, हम कितने जागरूक हुए हैं, हम पीछे ही गए हैं। तो हमें संभलना होगा, हमें लुप्त नहीं होना है, हमें हमारे अस्तित्व को बनाए रखना है। और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? हमें जन जागृति फैलानी होगी, हमें क्रांति लानी पड़ेगी। जैसे कि मराठी में कहते हैं चळवळ उभी करावी लागेल। हम किसी चीज का प्रचार प्रसार करके जनमानस की सोच बदलना इतना आसान काम नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या का उदाहरण देती हूँ। जब कन्या भ्रूण हत्या की बात हम लायंस के प्लेटफॉर्म से करते थे तो लेडीज उठकर चली जाती थी, हमारा तो सब कुछ हो गया है, ये हमारा विषय नहीं है। फिर हमने कॉलेज वगैरह में जाकर युवाओं को ये बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। यह काम कब हुआ? जब समाज सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या इससे रिलेटेड साम दाम दंड तीनों भी अपनाए। उन्होंने जन जागृति भी की, उन्होंने आगाह भी किया, उन्होंने दंड भी किया, उन्होंने जन जागृति की। तब कन्या भ्रूण हत्या के बारे में हम सोचने लगे, हमारे मन में डर बैठा और साथ ही पोलियो जैसे भी काम। मतलब जब तक कोई चीज को राजाश्रय नहीं मिलता तब तक उस चीज का असर जल्दी से होता नहीं। और हमारे अस्तित्व के लिए कौन राजा आकर हमें समझाएगा, हमें बचाएगा? बहनों भाइयों, हमें खुद को लड़ना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें हर सभा में, हर मीटिंग में हमारे इस विषय को लेकर चर्चा करनी होगी, भले ही वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। सभी कार्यक्रमों में जनसंख्या बढ़ाने का मैसेज दिया जाना चाहिए। या तो आप टॉक शो ले सकते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट ले सकते हैं, पोस्टर कॉन्टेस्ट ले सकते हैं, निबंध स्पर्धा ले सकते हैं, एक्सटेम्पो स्पीच ले सकते हैं। माहेश्वरी के हर न्यूज़पेपर में बार बार यह विषय आना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्लोगन वगैरह बनाकर वो प्रसारित कर सकते हैं। अनेक तरीकों से हमें इस विषय को लेकर समाज में जाना ही होगा, जन जागृति करनी ही होगी। कदम मिलाकर चले सभी तो पा ही लेते हैं मंजिल अपनी। कठिन नहीं मंजिल को पाना, यदि मिलकर चले साथ कभी। क्योंकि बच्चे हैं तो कल है, धन संपत्ति बुढ़ापा सब व्यर्थ है उसके बिना। मैं मेरा वक्तव्य यहाँ विराम देती हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया, इस विषय पर बोलने का मौका दिया, आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही यह वक्तव्य बनाने के लिए मुझे कई लोगों का मार्गदर्शन मिला। स्वयं आदरणीय सभापति जी श्रीमान श्याम जी सोनी, आदरणीय मधुसूदन जी गांधी, आदरणीय जयप्रकाश जी काबरा, चरखा जी, इनका बहुमोल मार्गदर्शन मिला। ज्योत्सना भाभी तो हमेशा मेरे साथ ही थी। मैं सभी का पुनश्च धन्यवाद करती हूँ। कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करे।
जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर एवं अनुकरणीय और गहरे अध्ययन से दाखिले पूर्वक आपका मार्गदर्शन दीदी बहुत ही सराहनीय रहा। छूकर हृदय की गहराइयों को अनंत अपार माहेश्वरी के अस्तित्व की आपने की है जय जयकार, और बताया है आपने विचारों का दायरा बदलकर जनसंख्या बढ़ाकर देना है परिवार को एक सुंदर आकार। सच में यह तो वक्तव्य सुनकर ऐसे लग रहा है कि आवश्यक होगा परिवार बढ़ाकर करना है हमें संगठन बढ़ाकर करना है हमें समाज की रक्षा, नहीं तो एक दिन देनी पड़ेगी हम सभी को अग्नि परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन दीदी आपका। अब मैं कल्पना दीदी को अनुरोध करती हूँ कि वे जिज्ञासा सवाल जवाब के लिए कुछ विषय सामने लेके आए। दीदी कुछ प्रश्न सामने लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन सुनीता जी, आपने हर बिंदु को छुआ है, इतना सुंदर विश्लेषण किया है आपने कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई शंका या कोई प्रश्न रहा होगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हम बार बार ऐसे चर्चा सत्र व्याख्यान रखते रहेंगे तो लोगों में जन जागृति जरूर आएगी। आपने हर पहलू को छुआ है, हर पहलू का विश्लेषण किया है और बहुत ही सुंदर अभ्यासपूर्ण आपका यह विश्लेषण रहा। जैसे मैंने भी मनोरमा जी का मैंने सुना था, तब से मुझे भी ऐसे इस विषय पर बहुत अभ्यास करने की इच्छा थी और वो इच्छा आज सुनीता जी आपने पूरी कर दी। पूरा एकदम इतना सुंदर विश्लेषण किया है आपने कि मैं निःशब्द हूँ कि इतना अभ्यास किया होगा आपने, कितने लोगों की मदद ली और पूरा सविस्तर विस्तार कर आपने इतना सुंदर बताया कि मुझे लगता है कि अब कोई किसी को शंका तो नहीं होगी। और हार्दिक भाई को मैंने युवा संगठन अध्यक्ष को बुलाया जरूर था कि मेरे मन में यही इच्छा थी कि हार्दिक भाई जैसे युवा संगठन में भी ये विषय होना चाहिए, हमें भी सुनना है, क्योंकि हमें भी हमारे बहू बेटों को इसके लिए तैयार करना है। हार्दिक भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे सब बताया, लेकिन वो अभी बताया कि मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, तो भी वो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो मुझे युवा संगठन से, युवा अध्यक्ष से जो सुनना था वो बहुत महत्वपूर्ण था। कोई बात नहीं हार्दिक जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है तो आपका स्वागत है, अन्यथा हम आभार प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं। है किसी की कोई जिज्ञासा? चलिए दीदी आभार प्रदर्शन की ओर चलते हैं। भोजन के अंत में हाँ जी बोलिए। कल्पना भाभी, हाँ बोलिए। सही तो सवाल आने चाहिए। जब तक लोग इस विषय पर बात नहीं करेंगे, इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है। जब तक बात नहीं करेंगे तो इस विषय को आगे कैसे बढ़ाएंगे, यह बात भी बहुत जरूरी है। हैंड रेज करिए बोलना जिसको बात करना है। कोई सवाल तो नहीं आ रहा है, मुझे लगता है सब सोच रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है और बहुत प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि हम जब बार बार ये लेंगे तो निश्चित लोगों के मन में सवाल जरूर उठेगा और वो हमें पूछेंगे, या तो कैसे भी आप इसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भोजन के अंत में मिठाई खाकर मिठास आती है, वैसे ही कार्यक्रम के अंत में प्यार भरा आभार मानकर मिठास आती है। मैं हमारे सहसंयोजक भाई सीए पवन जी को विनती करती हूँ कि वे आए और कृतज्ञता ज्ञापित करें। आइए पवन जी। धन्यवाद सरोज दी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी महानुभावों प्रियजनों को जय महेश। दोस्तों, मार्गदर्शन अगर सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय जी काबरा, अखिल भारतीय महासभा संगठन मंत्री एवं कार्यक्रम अध्यक्ष
और महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन के अध्यक्ष हार्दिक जी साड़ा, इन दोनों के मार्गदर्शन से सभी को बहुत सारी प्रेरणा मिली। जल्दी उठना हमेशा फायदेमंद होता है, जल्दी उठना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से हो। बिल्कुल इसी पंक्ति के द्वारा आज की कार्यक्रम की जो प्रमुख वक्ता है सौ सुनीता जी चरखा, इन्होंने बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन सभी के लिए रखा। दीदी, मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, व्यवसाय से मैं सीए हूं, पिछले ही इसमें 31 मार्च हुआ है और अभी ऑडिट चल रहा है, लेकिन आपने आज जो टिप्पणी की है, जैसे इस विषय का आपने पूरा ऑडिट कर दिया, जैसा देश में हमारे समाज का क्या महत्व है, आज हमें अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमारे सामने कौन से गंभीर प्रश्न है और उनका जो उत्तर है वो भी आपने बहुत ही स्पष्ट और सटीक शब्दों में व्यक्त किया। समिति की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपका यह मार्गदर्शन सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगा और ऐसे और मार्गदर्शन रहेंगे तभी हम इस प्रश्न पे एक अच्छा सा उत्तर हम दे पाएंगे। उसी के साथ इस कार्यक्रम के सम्मानीय उपस्थिति में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली, सचिव श्री मदन लाल जी मिनियार, महिला संगठन अध्यक्षा सौ अनसुया जी मालू, सचिवा सौ सुनीता जी पल्लोड, युवा संगठन सचिव डॉक्टर श्री गोविंद जी मंत्री, आप सभी के उपस्थिति के लिए मैं समिति की ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जिस जूम सभागृह में आज हम इस प्रेरणादायी व्याख्यान का आनंद लिए, उसकी निर्मित करने वाले अंजलि तापटिया तथा सभी तकनीकी कार्यभार संभालने वाले हमारे प्रचार प्रसार समिति प्रमुख ओम भाऊ बजाज, आप दोनों का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका सहकार्य भविष्य में भी हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इस वीडियो का जो लिंक रहेगा वो आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, तो मेरे ख्याल से आज के व्याख्यान का जो महत्व है या व्याख्यान का जो और ज्यादा अच्छी तरह से इसका प्रचार हो पाएगा। उसी के साथ सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपकी उपस्थिति हमें आगे भी मिलनी चाहिए, आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही आगे भी मिलता रहे। इसी के साथ मैं यह आप सभी के सामने रखता हूं कि अगले शनिवार 10 अप्रैल 2021 रात को ठीक 8 बजे व्याख्यानमाला के चौथे पुष्प में हम सभी फिर से एक बार जूम सभागृह में मिलेंगे, जिसमें हम सभी को अपने व्याख्यान से अमरावती के मोटिवेशनल स्पीकर अनिल जी राठी यह अपना व्याख्यान रखेंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। एक पंक्ति के द्वारा मैं आज का आभार प्रदर्शन का समारोह करूंगा। आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई, साथ में ढेर सारी खुशियां लाई। अब हम आप सभी से लेते हैं अगले शनिवार तक की विदाई। धन्यवाद।